हेलो दोस्तों। तो क्या हालचाल। तो आज हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आरबीसी। ये बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके क्लिनिकल, आपके सब्जेक्टिव, आपके नेक्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसके बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं जो कि होंगे हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है आरबीसी के अंदर, और लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक में से अगर सवाल आएगा तो वो फंक्शंस ऑफ आरबीसी पूछ सकते हैं और मॉर्फोलॉजी के ऊपर फिलअप्स या फिर एमसीक्यू आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी कि आरबीसी बाहर से कैसी दिखती है और आरबीसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आरबीसी मेरे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीसी होता है उसमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी वो कैसी है, सर्कुलर इन शेप। ठीक है, लेकिन सर्कुलर ये होती है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखें तभी ये हमको सर्कल में दिखेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा साइड व्यू से देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये बायकॉन्केव शेप की होती है। बायकॉन्केव शेप का क्या मतलब होता है, आप समझिए ये जो सर्कल मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको टिल्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है वो तो थिन है और जो पेरिफेरी वाला पार्ट है वो थिक है। तो इस जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, बायकॉन्केव शेप। बायकॉन्केव शेप या फिर डिस्क शेप, जैसी एक डिस्क होती है उसी शेप की हमारे पास आरबीसी होती है। तो यहाँ पे आप ये लेंथ देख सकते हैं कि सेंटर में लेंथ कितनी है मेरे पास 1 माइक्रोमीटर और पेरिफेरी में लेंथ कितनी है मेरे पास 2.2 माइक्रोमीटर। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि उसका जो शेप होता है वो बायकॉन्केव शेप होता है। अब अगर हमको डायमीटर याद रखना है तो हम थाला फॉर अ रीज़न याद रख सकते हैं। आरबीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है तो इसका डायमीटर आपको लास्ट तक याद रहना चाहिए, जो कि होता है हमारे पास नियरली 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो बायकॉन्केव शेप जो होता है वो इस नेचर ने आरबीसी को क्यों प्रोवाइड किया है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है आरबीसी के बायकॉन्केव शेप का। एडवांटेजेस ऑफ बायकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो बायकॉन्केव शेप है इसके हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आप मान लीजिए एक मैंने लिया है सर्कल, लेकिन एक मैंने क्या किया, बायकॉन्केव शेप लिया है। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास जो सरफेस एरिया होता है वो बायकॉन्केव शेप में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल। ठीक है, तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपको ये तो पता ही होगा कि आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसको आसानी से जो हेल्प करता है वो ये बायकॉन्केव शेप करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है, इसलिए हमारे पास जो नेचर है उसने बायकॉन्केव शेप दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता है आरबीसी को किस में ट्रैवल करना है, ब्लड वेसल्स में। अब आर्टरी आगे जाके क्या बन जाती है हमारे पास, कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास सर्कल होगा वो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके जम जाएगा। अगर ये सर्कल होगा तो वो यहाँ पे जाके क्लॉट हो जाएगा, मतलब आगे कैपिलरीज में नहीं जा पाएगा, उसका शेप ऐसा है इसलिए। लेकिन नेचर ने क्या किया, बायकॉन्केव शेप बना दिया, जिसकी वजह से क्या होता है वो आसानी से इन कैपिलरीज के थ्रू आगे जा सकती है। तो इट कैन इजीली स्क्वीज थ्रू दिस ब्लड वेसल। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। इट मेक रेजिस्टेंट टू लाइसिस ड्यूरिंग ऑस्मोटिक स्वेलिंग। अब ये ऑस्मोटिक स्वेलिंग क्या होता है, या वापस आप अपने जो मैंने आपको ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट समझाया था उसको वापस याद करिए। मान लीजिए मैंने आरबीसी को किस में डाला, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक मतलब ऐसा मान लीजिए इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो मतलब कम, तो सॉल्यूट कम और वाटर ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सिंपल सी बात है, मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास सॉल्यूट्स कम है और वाटर ज़्यादा है। वहीं अगर मैं देखूँ सेल के अंदर क्या हाल होगा, सेल के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे और वाटर कम हो जाएगा। तो वाटर मैंने आपको बताया था हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है, वो जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो जाएगा हमारे पास बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस आरबीसी को
फुला देगा। अब अगर वो आरबीसी को फुला देगा तो उसी को हम क्या टर्म दे रहे हैं, ऑस्मोटिक स्वेलिंग, ऑस्मोटिक स्वेलिंग। तो अगर ये ज़्यादा हो गई तो ये आरबीसी बर्स्ट भी हो सकती है, मतलब इसका लाइसिस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास आरबीसी जो है वो बायकॉन्केव शेप की होती है, उसकी वजह से इसका जो लाइसिस है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत लेट होता है। तो ये जो शेप है वो हमको किससे रेजिस्टेंट बनाती है, ऑस्मोटिक स्वेलिंग से रेजिस्टेंट बनाती है। ये सारे एडवांटेजेस थे, ये आपके डायरेक्ट 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है। यहीं पर मैं एक ग्राफ भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से खाली समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक प्लॉट मतलब एक ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास एक तरफ है नंबर ऑफ आरबीसी और दूसरी तरफ है मेरे पास डायमीटर ऑफ आरबीसी। मतलब अगर मैं डायमीटर, आप मान लीजिए नॉर्मल मैं ले रहा हूँ 7.2 माइक्रोमीटर, तो अगर 7.2 माइक्रोमीटर है तो जो मेरे पास नंबर ऑफ आरबीसी है वो एकदम बराबर होंगे, मतलब जो नॉर्मल होता है वो होंगे। लेकिन अगर मैंने डायमीटर इसका इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ किया तो क्या होगा मेरे पास, आप देखिए जो मेरे पास आरबीसी का नंबर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, आरबीसी का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर कम होगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, माइक्रोसाइटोसिस। मतलब अगर डायामीटर मैंने कम किया, डायामीटर अगर मैंने कम किया, उस वक्त जो मेरे पास जो सेल को मैं टर्म दूंगा वो होगा माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा सेल, साइटोसिस, ठीक है। वहीं अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्या टर्म दूंगा, मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस। तो मैक्रोसाइटोसिस में हमारे पास कौन सा शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट। और माइक्रोसाइटोसिस में हमारे पास कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। आपको खाली इतना याद रखना है कि अगर मैं नॉर्मल से कहीं भी डिविएट करूं, कम या फिर ज़्यादा, तो क्या होगा, मेरे पास जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो डिक्रीज़ होंगे। इसलिए जो आरबीसी का जो मतलब डायामीटर है वो 7.2 माइक्रोमीटर बरोबर है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी दिक्कत है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम फटाफट कुछ टर्म्स देख लेते हैं, या आपको पूरे साल मतलब आगे भी पूरी ज़िंदगी काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास एन आइसोसाइटोसिस। ये क्या होता है, वेरिएशन इन साइज, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पोइकिलोसाइटोसिस। ये क्या होता है हमारे पास, वेरिएशन इन शेप। तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप कि साइज़ कौन सा है, शेप कौन सा है। तो आप खाली इतना सा याद रखिए, आई एस, ठीक है। आई एस जिसमें आ रहा है उसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, साइज़, ठीक है। तो वेरिएशन इन साइज कैसे याद रख सकते हो आप, एन आइसोसाइटोसिस, आइसो आ गया मतलब साइज। और वहीं हम देखें पॉइकिलोसाइटोसिस में कहीं पे भी ऐसा आई एस नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन शेप, ठीक है। फिर होता है हमारे पास स्फीरोसाइटोसिस। स्फीरोसाइटोसिस मतलब आरबीसी अगर स्फेरिकल शेप की हो जाए, जो हमने देखा था बाइकॉन्केव शेप था, अगर वो स्फेरिकल शेप हो जाएगा प्रॉपर तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। फिर हम देखते हैं इलिप्टोसाइटोसिस। अगर आरबीसी का शेप इलिप्टिकल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्टोसाइटोसिस। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है नॉर्मल आरबीसी। तो पॉइकिलोसाइटोसिस क्या हो जाता है, चेंज इन शेप। तो शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सर्कल से पता नहीं ये क्या क्या ही बन गए, तो यहाँ पे शेप चेंज हो गया। और वहीं हम देखें एन आइसोसाइटोसिस मतलब जो है साइज चेंज हो गए, मतलब कुछ आरबीसी तो बड़े हो गए और कुछ आरबीसी छोटे हो गए। तो यहाँ पे आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। तो हमको इसकी जो मॉर्फोलॉजी है आरबीसी की, उसमें कुछ चेंज मिल सकते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस। मतलब अगर कोई बीमारी होती है अलग अलग तरीके की, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमको इन आरबीसीज के अंदर कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमको किसी कंडीशन में कैबॉट स्ट्रिंग देखने को मिल सकती है, किसी कंडीशन में हमको होवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिल सकती है, हाइंस बॉडीज़ देखने को मिल सकती है, या फिर हमको बेसोफिल में स्ट्रिपलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास अलग अलग तरीके के अनीमिया में होती है, जो कि हम आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रख ली है कि मॉर्फोलॉजी में कुछ तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको पैथोलॉजी में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास जो बेसिक हम स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते आए वही फंक्शंस है हमारे पास आरबीसी के। पहला तो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है हमारे पास प्रोवाइड्स बफर इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, एक तरीके का बफर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, हमारे पास आरबीसी में। वो एक तरीके का बफर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस। जो ब्लड का एसिड बेस बैलेंस हमने मतलब फंक्शन पढ़ा था, वो किसकी वजह से होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास मेंटेन्स विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। क्योंकि आरबीसी अच्छे खासे साइज के होते हैं, तो वो क्या करते हैं,
विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो एक सवाल है आप मतलब वो है कि व्हाट इफ हीमोग्लोबिन नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता। मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन बाहर है तो हीमोग्लोबिन तो एक तरीके का प्रोटीन है, वो क्या करता, ये जो ब्लड है उसको और विस्कस कर देता। अगर वो उसको और गाढ़ा कर देता तो सिंपल सी बात है वो क्या करता, हमारे पास बीपी का अल्ट्रेशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा देता। मतलब आप मान लीजिए ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है वो हम अपने सीवीएस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पर आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे मेरे पास ब्लड थिक हो गया है तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड वेसल्स पे। तो अगर वो ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो मेरे पास बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी के बाहर प्रेजेंट होता तो ये चीज़ हो सकती थी। तो आरबीसी का ये फंक्शन भी है कि वो एक तरीके से बीपी अल्ट्रेशन को रोक रहा है, किस हिसाब से, हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रख के। तो ये मेन फंक्शंस थे हमारे पास आरबीसी के। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी। यह आप जनरली अपनी बायोकेमी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे और जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ में हमारे पास ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना मेरे पास राइबोसोम होता है, ठीक है। तो आरबीसी में ये जो 3 मेन ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होता है। ये जो 3 मेन ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होता है। फिर आरबीसी में मेरे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बहुत ज़्यादा काम करता है। ये आपने अपने मतलब 11th-12th में पढ़ा होगा। आरबीसी में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बहुत काम करता है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो अब ये एनर्जी कौन से पाथवे से हमको मिलती है, तो एनर्जी जो होती है वो हमारे पास ईएमपी पाथवे जो हमारे पास होता है, एमडम मेयरहॉफ पाथवे, उसकी वजह से हमको इस एनर्जी मिलती है। या आप बायोकेम में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस ईएमपी पाथवे में क्या होता है, हमारे पास जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटेगा 2 एटीपी में, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो आगे का जो मतलब साइकिल थी इसमें टीसीए साइकिल वो नहीं होती, क्योंकि ये जो टीसीए साइकिल है वो कहाँ पे होती है, हमारे पास न्यूक्लियस में। और क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है तो टीसीए साइकिल नहीं होगी, इसलिए सिर्फ 2 एटीपी ही बनता है। और ये 2 एटीपी कहाँ यूज़ हो जाएंगे, हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये जो टीसीए साइकिल है वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। तो नेचर ने ऐसा क्यों किया कि जो आरबीसी थी उसमें न्यूक्लियस नहीं डाला। आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं डाला, तो सिंपल सी बात है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस में आपको पता है जो टीसीए साइकिल होती है उसमें इस ऑक्सीजन का यूज़ होता है और ऑक्सीजन के यूज़ से एटीपी बनता है, ठीक है। तो अगर ये साइकिल होती तो ऑक्सीजन आरबीसी में यूटिलाइज हो जाता, ऑक्सीजन क्या होता, आरबीसी में ही यूटिलाइज हो जाता और वो जो दूसरे ऑर्गन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो जो मेन फंक्शन था आरबीसी का वो फुलफिल नहीं हो पाता, इसलिए नेचर ने क्या किया, इस न्यूक्लियस को ही हटा दिया। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आरबीसी में यूटिलाइज नहीं होगा और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे पास जो फर्दर हमारे पास ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो टीसीए साइकिल इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। ऑक्सीजन किस में यूटिलाइज होती है, टीसीए साइकिल में। तो अगर वो टेक प्लेस नहीं कर रही तो हमारे पास ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, तो इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड थ्रू एचएमपी शंट। तो ये भी आप अच्छे से बायोकेम में पढ़ेंगे। एचएमपी शंट क्या होता है, वो ग्लूकोज को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम के थ्रू, G6PD के थ्रू ग्लूकोज को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है। ये एनएडीपीएच क्या करता है, क्लीप्स ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ये आप अच्छे से समझिएगा, ग्लूटाथायोन हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन जो है मेरे पास वो क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है जो कि क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। मतलब वो जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास वो, आप चलो मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो है कुछ फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे पास कुछ सेल्स को किल करते हैं, कुछ सेल्स को किल करता है। तो ये तो हमारे पास गलत चीज़ हो गई, तो हमको इन फ्री रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन। ये ग्लूटाथायोन क्या करता है, इस फ्री रेडिकल को मारता है, इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। तो ग्लूटाथायोन
इज इन रिड्यूस फ्रॉम प्रोटेक्ट्स द आरबीसी। आरबीसी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वो फ्री रेडिकल्स को मार के वो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो किसके थ्रू करेगा, एनएडीपीएच को यूज़ करके, एनएडीपीएच को यूज़ करके ही कर सकता है। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में ये एनएडीपीएच नहीं बन पा रहा, अगर एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो ग्लूटाथायोन काम नहीं कर पाएगा और वो फ्री रेडिकल्स को नहीं मार पाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर जो फ्री रेडिकल्स है वो सेल को मार देंगे। तो अगर सेल को मार देंगे मतलब आरबीसी को मार देंगे तो हमारे पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीमोलिसिस होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस डायग्राम से वापस समझिए। हमारे पास क्या है यहाँ पे, आप देखिए H2O2, ये क्या है, एक तरीके का फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है ग्लूटाथायोन। अगर ग्लूटाथायोन हमारे पास दो फॉर्म में होता है, एक तो है रिड्यूस्ड फॉर्म और एक है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, GSSG, और रिड्यूस्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, GSH। तो ये जो हमारे पास है रिड्यूस्ड फॉर्म, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज से, और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज से वो वापस अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो काम है वो कौन करता है, हमारे पास NADPH। तो यहाँ पे देखिए आप, ग्लूटाथायोन को मेंटेन कौन कर रहा है, NADPH। तो अगर NADPH नहीं होगा, मान लीजिए ये एक जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, मान लीजिए प्राइमाक्विन और भी कोई एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हम लेते हैं, उसकी वजह से ये ग्लूटाथायोन काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। और अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो वो आरबीसी मतलब हिमोलिसिस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्राइमाक्विन है वो क्या कर रहा है, जीएसएच को जीएसएसजी में कन्वर्ट होने दे रहा है। जीएसएच क्या था हमारे पास, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, वही क्या कर रहा था हमारे पास, फ्री रेडिकल को मार रहा था। तो अब फ्री रेडिकल नहीं मरेंगे क्योंकि जीएसएसजी बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या करेंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो प्राइमाक्विन या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स हम लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सवाल आपके बायोकेम में पिछले 2 या 3 साल में ही बायोकेम के 15 मार्क्स में ये सवाल आया था कि मैंने ड्रग ली, उसकी वजह से मेरे पास आरबीसी का हिमोलिसिस हो रहा है, तो वो कैसे हुआ, तो ये आपके बायोकेम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको ये पूरा टॉपिक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आखिर में हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस सिंपल सा आप मतलब नाम से ही समझ सकते हैं। पहली बात तो हेरिडिटरी, तो हेरिडिटरी का क्या मतलब हो गया कि ये एक तरीके की जेनेटिक डिजीज़ है। तो किस टाइप की है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डिजीज़ है। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, यह आप याद रखिए अपने स्फीरोसाइटोसिस टर्म। स्फीरोसाइटोसिस मतलब जो पहले शेप मेरे पास बाइकॉनकेव था वो अब स्फीयर हो गया, मतलब बड़ा हो गया। तो बड़े से आप याद रख सकते हैं ये एक तरीके की डोमिनेंट डिजीज़ है। तो इस इधर से आप याद रख लेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। जो आरबीसी का शेप है उसमें वो क्या हो जाता है, इलिप्टिकल, या फिर जो मेरे पास बाइकॉनकेव शेप था उससे क्या हो जाता है, मेरे पास स्फेरिकल शेप का हो जाता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ हुई है कि वो स्फेरिकल शेप में चेंज हुआ है वो कैसे होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचर जो है वो इस बायकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी को कैसे मेंटेन करता है। मतलब कुछ तो चीज़ होगी जो यहाँ पे, मतलब कुछ तो प्रोटीन्स होंगे जिसने इस शेप को मेंटेन करके रखा है। तो हमारे पास वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो 3 मेन प्रोटीन आपको नाम याद रखने ही हैं। एक है हमारे पास एनकाइरिन, एक है हमारे पास स्पेक्ट्रिन और एक है मेरे पास बैंड 3। ये कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास बैंड 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एंकाइरिन और यहाँ से कुछ फाइबर्स टाइप निकलता है जो कि क्या होता है, स्पेक्ट्रिन। ये तीनों तरीके के प्रोटीन होते हैं हमारे पास। ये क्या हो गया मेरे पास, बैंड 3 प्रोटीन जो कि इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। फिर होता है हमारे पास एनकाइरिन और एक होता है हमारे पास स्पेक्ट्रिन। ये 3 नाम आपको याद रखने ही है। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये जो बायकॉन्केव शेप है इसको मेंटेन करके रखता है। अब मान लीजिए किसी भी तरीके से इन प्रोटीन्स में दिक्कत हो गई, अगर इन प्रोटीन्स में दिक्कत हो गई तो क्या होगा, मेरे पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, मतलब ये शेप मेंटेन नहीं रह पाएगा और जो आरबीसी है वो स्फीयर शेप की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास साइटोस्केलेटल प्रोटीन थे
तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या हो गया, दे बिकम डिफेक्टिव, ये जो प्रोटीन है वो क्या हो गए, बिकम डिफेक्टिव। ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेप है मेक सेल्स मोर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल, ये एक नोट पॉइंट है कि इससे हुआ क्या, ये जो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस थी इससे हुआ क्या। तो मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैं डालूंगा तो जो स्फीयर शेप है वो फटाफट से मेरे पास लाइसिस हो जाएगा, स्फीयर जो शेप है उसका लाइसिस आसानी से हो जाता है। तो ये जो होता है वो मोर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग। मतलब अब हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा जो ब्लड है उसमें मतलब वो जो शेप है वो बायोकॉन्केव शेप है या फिर स्फेरिकल शेप है, मतलब उस बंदे को हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है या नहीं है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है हमारे पास वो होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि अगर स्फीयर होगा तो वो हमारे पास जल्दी लाइसिस करेगा, लाइसिस फटाफट उसका हो जाएगा, लाइसिस इंक्रीज हो जाएगा। अगर नॉर्मल होगा तो उसका बायोकॉन्केव शेप होगा आरबीसी का और लाइसिस धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं, जो नॉर्मल आरबीसी है विल ब्रेक व्हेन सॉल्यूशन NaCl स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये देखिए मैंने क्या किया, एक वाटर लिया जिसके अंदर मेरे पास NaCl है। ठीक है, इस NaCl की कुछ कंसनट्रेशन है, उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, अपने आरबीसी को डाल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है क्योंकि उसमें NaCl है और वो मतलब वो टॉनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, मेरे पास आरबीसी को ब्रेक करेगा। अब मान लीजिए मैं इसको हाइपोटोनिक बनाता जा रहा हूँ, मतलब पहले मेरे पास कंसनट्रेशन थी 0.9, फिर थी 0.8, फिर थी 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे NaCl का कंसनट्रेशन कम कर रहा हूँ। अगर मैं NaCl का कंसनट्रेशन कम कर रहा हूँ इसका मतलब मैं उसको क्या बना रहा हूँ, हाइपोटोनिक। तो आप ये समझिए कि अगर जो मेरे पास नॉर्मल सेल है, अगर मेरे पास नॉर्मल सेल है तो क्या होगा, मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए जब कंसंट्रेशन है वो नियरली होता है मेरे पास 0.4 टू 0.6 या फिर आप याद रख सकते हैं 0.3 टू 0.5। अगर ये कंसंट्रेशन है तो आरबीसी जनरली इस कंसंट्रेशन पे ब्रेक करती है। लेकिन अगर आरबीसी इसके पहले ही ब्रेक कर रही है, मतलब बहुत आसानी से ब्रेक कर रही है, तो क्या होगा मेरे पास, आप देखिए हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, मतलब जो कर्व है मेरे पास वो राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस मतलब वो 0.7 पे ही ब्रेक कर गई। अभी तक मैंने उतना हाइपोटोनिक बनाया ही नहीं था कि आरबीसी ब्रेक हो, लेकिन वो पहले ही ब्रेक हो गई। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो सेल्स है उनका शेप कौन सा है, मेरे पास स्फीयर शेप है और उसकी वजह से वो जल्दी लाइसिस कर रही है। अब यहीं एक मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, एक बीमारी होगी थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में जो होता है आरबीसी की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आरबीसी टूटेगा ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और हाइपोटोनिक करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, मेरे पास आरबीसी का लाइसिस होगा। तो आप जो इसका ग्राफ बनेगा मेरे पास थैलेसीमिया का ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, हमारे पास लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यह इस साल आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगले साल पैथोलॉजी में बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आप फटाफट से इसको देख के पहली बार में अच्छे से समझ सकते हैं। जो आखिरी टॉपिक था हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर्स में हम आरबीसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।